हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो दृष्टि की क्लास जो मैं आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ, हमारे शिव शैली क्लासेस में पहली क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को दूसरी क्लास पढ़ाऊंगी। कल मैंने आप लोगों को साहित्य इतिहास वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट रिवाइज करा दिया था। आज मैं आप लोगों को आदिकाल का समय सीमा और जो भी विशेषताएं हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी हैं, मैं वो सारी आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी। मेरे बारे में अब आप लोग समझ जान ही गए होंगे। मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, डीयू और एयूडी आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप किया था। वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था और साथ ही मैंने यूजीसी नेट का पेपर फिर से दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी हिंदी दृष्टि की जो गाइड को हम जो रिवाइज कर रहे हैं उसको शुरू करते हैं। आज हम आदिकाल को पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि में जो आदिकाल की समय सीमा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको समझाती भी चलूंगी। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। तो कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? अपभ्रंश की और देश भाषा की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकाल का विभाजन किया है वो क्या किया है? अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य से। इसके इनके अंतर्गत उन्होंने 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। तो आदिकाल की समय सीमा या निर्धारण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को आधार बनाया है? 12 ग्रंथों को आधार बनाया। और ये जो आगे 12 ग्रंथ हैं, ये एग्जाम से पूछे भी गए हैं और आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए। पहले हैं हमारे अपभ्रंश के विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो अपभ्रंश के कितने हैं? 4। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसकी ट्रिक है विजय हमीर की। अगले है हमारे देश भाषा काव्य। इसमें 8 रचनाओं को उन्होंने आधार बनाया है। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो इसमें कितनी रचनाओं को आधार बनाया? 8। 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की। उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देवरासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। सबसे पहली बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो बीसल देवरासो है, खुसरो की पहेलियां हैं और विद्यापति की पदावली, ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं। इनके अलावा जो भी रचनाएं यहाँ दी गई हैं वे सारी वीर गाथात्मक हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों या अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। तो आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? 4 प्रकरण। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आचार्य राम शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है और उनके नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट क्वेश्चंस इस टाइप के पूछ चुका है। अब हम आते हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय पर। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ अवधि और उसके 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं थी, महत्वपूर्ण है, देखते चलेंगे। प्रथम अवस्था है पाली, दूसरी अवस्था है प्राकृत और अंतिम अवस्था है अपभ्रंश। तो प्राकृत की 3 अवस्थाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो शुक्ल जी आदिकाल के आविर्भाव को कब से मान रहे हैं? प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि गाथा कहने पर जैसे प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने पर अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था।
आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। शुक्ल जी यहाँ बताते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कब से लगता है? योग मार्गी बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं से, और समय सीमा क्या मानी है? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से। आगे वे कहते हैं मुंज या भोज के समय संवत 1050 से लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी का साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के महत्वपूर्ण महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि शुक्ल जी मतलब कब मानते हैं कि हिंदी पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार या शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो वो मुंज के समय से, मुंज या भोज के समय से 1050 से, तो आदिकाल की समय सीमा में क्या मानते हैं? 1050 से महाराज भोज के समय से। और इन कब तक मानते हैं? से लेकर 1375 विक्रम संवत तक मानते हैं। किसके समय तक? हमीर देव के समय तक। हालांकि प्रथम सिद्ध सरैपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी स्वीकार किया है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी के बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों को प्राप्ति माना है। यहाँ हमने पढ़ाई था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पुरानी हिंदी या प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश का पता चलता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी सरैपा का समय 769 मानते हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो 633 मानते हैं। इस वजह से वे 7वीं शताब्दी इसको मानते हैं। जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। जनश्रुति में यहाँ पे जो है शिव सिंह सरोज जी के बारे में, शिव सिंह सेंगर जी के बारे में बताया जा रहा है। और संवत 770 में भोजपुर पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो राजा मान के जो सभासद थे पुष्य या पुष्यदंत, वहां से कौन मानता है? शिव सिंह सेंगर यानी कि शिव सिंह सरोज में ऐसा कहा गया है। प्राय लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम शब्द संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा, महत्वपूर्ण कथन है, बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले के कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो बोलचाल की भाषा एज इट इज उन्होंने नहीं अपना ली, उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब उसको इस तरीके से बोला या मतलब इस तरीके से लिखा कि आम जन को भी थोड़ा समझ आने लगी। इसके साथ साथ जो चारण या कवि थे, उन्होंने ऐसा नहीं था कि पुरानी परंपरा को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ही नकार दिया था। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम बहुला शब्द, विभक्तियां और कारक और क्रियाओं को भी लिया। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस समय की भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये यूजीसी नेट 2 जून 2019 के पेपर में भी आ चुका है। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय विक्रम की 14वीं शती के मध्य में शारंगधर अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे।
विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं, अपभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग कर रहे थे। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य विद्यापति के समय तक चलती रही। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा, ये महत्वपूर्ण है, कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। तो देशी भाषा किसने कहा? विद्यापति ने। और शुक्ल जी ने क्या कहा? देश भाषा। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। पहली, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। तो दो तरीके की देश भाषा की रचना आदिकाल में मिल रही थी। एक तो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त थी, लेकिन एक थी जो पूरी तरीके से मुक्त थी। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। तो अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा कैसी है? अगर मैं पूछ लूं प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है या पूरी तरह मुक्त है, तो रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देश भाषा की रचना कौन सी है? विजय हमीर की विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो अनिर्दिष्ट है, मतलब कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके की रचनाएं हो रही थी, बहुत तरीके के दोहे प्राप्त हो रहे थे। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी है, महत्वपूर्ण है। असंदिग्ध सामग्री की भाषा कैसी है? पाली है, प्राकृत है या अपभ्रंश है? तो उन्होंने अपभ्रंश मानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकरण 2 जो कि अपभ्रंश काव्य है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचनाएं करते थे। तो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं जो चली आती थी, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। तो जो काव्य भाषा या अपभ्रंश थी इसमें जैन आदि अपनी जो भी बौद्ध थे वे अपनी रचनाएं या मतलब अपने प्रवचन या उपदेश देते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। तो प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, मतलब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जब प्राकृत का रूप थोड़ा बिगड़ा और बोलचाल की भाषा में वो आम हुआ तो उसका नाम अपभ्रंश हो गया। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। महत्वपूर्ण है, जब तक वो मतलब प्राकृत जब बिगड़ी, जब लोग बोलने लगे, आम बोलचाल में आने लगी, तो उसको सब लोग देश भाषा कहने लगे। लेकिन जब उसमें ही साहित्य रचना होने लगी, लोग साहित्यिक रचनाएं करने लगे, तो उसका नाम अपभ्रंश रख दिया गया। महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब मैंने देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया या आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी, मतलब ऐसे उठा उठा के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ये कभी इंपॉर्टेंट लगेगा भी नहीं, बट क्वेश्चन आते ही आते हैं। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि अपभ्रंश नाम कैसे रखा गया, इसका इतिहास इस प्रकार है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा ही कहा। तो भरत मुनि ने क्या कहा? अपभ्रंश नहीं कहा, उन्होंने देश भाषा कहा। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन
को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। मुझे याद है कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि धारसेन ने अपने पिता को किन किन भाषाओं का कवि कहा है, तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का। भामा ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, संस्कृत का भी किया, प्राकृत का और अपभ्रंश का। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों की 7 भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है, तो संस्कृत कवियों का भी और भाषा कवियों का उल्लेख भी है बाण भट्ट की हर्षचरित में। जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, मतलब जैन सिद्ध और नाथों का वर्णन किसमें किया है, तो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। यहाँ आप लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैन सिद्ध और नाथ, इनका वर्णन किसमें किया है, अपभ्रंश काव्य में। किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य के कोटि में नहीं आते, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश का व्यवहार कब से हो रहा है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से, मैंने नोट डाउन किया है, तो किस तरीके से पूछा गया था वो मैं बताऊंगी। नेट दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उनकी रचनाएं, उनकी यानी कि सिद्धों और नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। तो सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुक्ल जी ने साहित्य में स्थान देने से मना किया है। उनको सिर्फ इस वजह से अपने साहित्य में दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन 2 कारणों से किया है, महत्वपूर्ण है, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा थी। जैन सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया है। पहले उन्होंने किसका नाम दिया है, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर, शारंगधर और विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्तिपता का। जैन ग्रंथकारों में उन्होंने देवसेन का श्रावकाचार्य, द्रव्य सहाय प्रयास, द्रव्य प्रकाश, पुष्यदंत की आदि पुराण, उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इसके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुत पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु और नय कुमार चर्यु का नाम भर दिया है, इनके बारे में विशेष उल्लेख नहीं किया है। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। तो चरित्र काव्यों में क्या लिया गया, अधिकतर दोहे या चौपाई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी की रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत, पूछा गया है कि महाभारत रचना किसकी है, तो सबल सिंह चौहान की, इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो दोहा चौपाई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पाते हैं, हम सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी की रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश में, ब्रजविलास में और सबल सिंह चौहान के महाभारत में। अब हम पढ़ते हैं सिद्धों को। बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे बौद्ध धर्म से ही वज्रयानी शाखा निकलती है। तो बौद्ध धर्म से क्या निकलती है, वज्रयानी शाखा। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयानी शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 है। तो बौद्ध धर्म से निकली वज्रयानी शाखा के तांत्रिक और योगी सिद्ध कहलाए। तो वज्रयानी शाखा के तांत्रिक योगी क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। और सिद्ध कितने माने गए, 84 सिद्ध माने गए। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है। महत्वपूर्ण है, भैरवानंद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी में।
बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, इनके यानी कि सिद्धों के। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। वज्रयानी बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। तो वज्रयान कैसा था? विकृत रूप था बौद्ध धर्म का। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषता डोमनी और रज की, स्त्रियों को क्या क्या आ गया? डोमनी और रज की, जिसे जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग व या सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। तो किसने महासुखवाद का प्रवर्तन किया? सिद्धों ने। महासुख की दशा बताई गई है, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग्मबंध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। तो इसके जो प्रतीक खड़ा किया है वो युग्मबंध स्त्री और पुरुष है, जो कि आलिंगनबद्ध हैं। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी गई है। तो महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो किसके योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है? प्रज्ञा और उपाय के योग से। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो निर्माण नहीं है या निर्वाण होगा। निर्वाण के 3 अवयव हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। महत्वपूर्ण है, ये भी यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही महासुख के समान बताया गया है। प्रथम सिद्ध सरैपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयानी शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। तो जो सरैपा है वह सहज जीवन जीते थे, इसलिए वज्रयानी शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, आगे पूछा भी जा सकता है कि क्यों कहा जाता है सहजयान? क्योंकि सरैपा सहज जीवन व्यतीत करते थे। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अब आगे पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। तो जनता पर सिद्धों का प्रभाव कब से पड़ा? तो विक्रम की 10वीं शताब्दी से, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने रिजु यानी कि सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी कि टेढ़ा वांग मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। तो सिद्धों ने कैसा मार्ग अपनाने को कहा? बंक यानी कि टेढ़ा। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी यानी कि रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में बराबर सुनाते रहे, ताकि आम जनता पर उसका प्रभाव पड़े। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। महत्वपूर्ण है, सिद्ध सरैपा के उपदेश की भाषा जो पुरानी टकसाली होता है, परिनिष्ठित मतलब देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। महत्वपूर्ण है, मैं बताती हूँ। पहले तो आपको ये नोट करना है कि सरैपा ने जो उपदेश दिए वो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश में दिए। ठीक है। दूसरी है जो कबीर की जो साखियां हैं, साखी कैसी है? उपदेश धर्मी दोहे। इसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सदुकड़ी भाषा। तो सदुकड़ी भाषा में किसका मिश्रण है? खड़ी बोली राजस्थानी का। रमैनी के पद कैसे हैं? ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। तो रमैनी में क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का पुट है। उस समय के सर्वमान्य महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं या अपनी गाइड के ऊपर नोट कर सकते हैं। उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा सौर श्रेणी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सदकड़ी इससे अलग थी, इसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। तो कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया? तो संधा भाषा शैली थी।
यह अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। आगे है हमारे नाथ। नाथ में हमारे गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ जी ने। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयानी शाखा से ही निकला है। गोरखनाथ का नाथ पंथ कहाँ से निकला है? बौद्धों की वज्रयानी शाखा से, यानी कि सिद्ध और नाथ दोनों ही क्या कहते हैं, वज्रयानी शाखा से निकले। ऐसा नहीं है कि वो वज्रयान से निकले या वो सहजयान से, दोनों ही वज्रयान से निकले हैं। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्य मास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार पर जोर दिया। तो जो नाथ थे उन्होंने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मांस मछली और मैथुन का त्याग करने को कहा और ब्रह्मचार्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने का संदेश उन्होंने दिया। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ में किसी न किसी ग्रंथ जैसे कि शिव शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। तो जो नाथ थे उनमें श्रृंगारमयी वाणी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती थी, मिली है लेकिन बहुत ही कम मिली है। तो किस रचना में मिली है? शक्ति संगम के तंत्र में। अब क्या कहते हैं, सिद्धों और नाथों में समानता बता रहे हैं आचार्य रामशिव शुक्ल जी। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तो दोनों यानी कि कौन? सिद्ध और नाथ। ब्रह्म पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ बताते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे। अपने को रहस्य दर्शी मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते हैं। दोनों का मानना है नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति होती है। दोनों ही ब्रह्म पूजा या तीर्थाटन का विरोध करते हैं और जो भी पंडित हैं या शास्त्र ज्ञानी है, विद्वान हैं, उनको फटकारा है। सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक है, यानी कि गुरु को महत्ता है। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया है। तो दोनों ने ही जाति पाति का विरोध किया। महत्वपूर्ण है, पॉइंट्स पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिएगा। शुक्ल जी ने लिखा है 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न ना थे। महत्वपूर्ण है। तो सिद्धों में और नाथों में किस तरीके के लोग थे? क्या सारे ही ऊंची जाति या पंडित थे? नहीं, इसमें नीची जाति के लोग भी बहुत थे। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरत, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग, महत्वपूर्ण है, सिद्धों का प्रभाव कहाँ पे था? भारत के पूर्वी भाग, बिहार से लेके असम, उड़ीसा से लेके बंगाल तक था। नाथों का प्रभाव पश्चिमी भाग में था, राजपूताने यानी कि गुजरात, राजस्थान का एरिया और पंजाब का अपना क्षेत्र बनाया इन लोगों ने। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का एक स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में बालनाथ के टीले का उल्लेख आया है। महत्वपूर्ण है, बालनाथ योगी का पहाड़ कहाँ पे है? तो पंजाब में। जायसी के पद्मावत में किसका उल्लेख आया है? तो बालनाथ के टीलों का उल्लेख आया है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। महत्वपूर्ण है, वे कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। तो कनफटे कौन कहलाते हैं? नाथ कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपने कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके बहुत बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग इन्हें नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो संत ज्ञानदेव ने खुद को किसकी परंपरा में कहा है? गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है।
शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मछेंद्रनाथ और मछेंद्रनाथ का गुरु जालंधर नाथ को माना है। तो गोरखनाथ के गुरु हैं मछेंद्रनाथ और मछेंद्रनाथ के गुरु हैं जालंधर नाथ। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने भी सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। तो किस नाथ ने सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो जालंधर महत्वपूर्ण है, आप देखते चलिए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और देवोपासना की आवश्यकता न थी। इसलिए मुसलमानों के लिए भी इसमें आकर्षण का विषय था। मुसलमानों के लिए आकर्षण का विषय क्यों था? क्योंकि जो गोरखनाथ का हठ योग था उसमें जो मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता ना थी, इसलिए मुसलमान भी इसके प्रति आकर्षित होते हैं। इतिहास से इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनबी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, उसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो, चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है। पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वही राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। तो उस समय में जब नाथ थे या सिद्ध थे तो उस समय जो मुस्लिम थे उनकी बोली कैसी थी? जो दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी, इसलिए नाथों ने भी अपनी भाषा वही अपनाई ताकि मुस्लिमों को ये उनके जो भी तथ्य थे वो समझ आ सकें। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से अलग सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार आ चुका है कि सदुकड़ी कैसी है, तो खड़ी बोली लिए राजस्थानी है। नाथों की देश भाषा की ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी। नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख है। तो नाथों की रचनाओं में हज और नमाज का भी उल्लेख है, महत्वपूर्ण आप लोग याद रखेंगे। जिसका उल्लेख मिलता है जैसे काफिर बोध में, ये नाथों की रचना है काफिर बोध, इसमें हज और नमाज का उल्लेख मिलता है। इतिहास और जनश्रुति से यह इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानी चली जिसमें इन किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसे ही करामाती दंगल कहा जाता है। अन्य है हमारे शुक्ल जी के अनुसार अन्य कथ्य जो है, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 में शारंगधर ग्रंथ, शारंगधर पद्धति और हमीर रासों पर खत्म हो जाती है। तो अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा कहाँ पे खत्म होती है? शारंगधर के शारंगधर पद्धति और हमीर रासों पे आके खत्म मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। विद्यापति ने इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रीसन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। तो किसको नहीं मिले? आचार्य रामचंद्र डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को।
महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता प्राप्त हुई। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने विद्यापति के दो छोटे छोटे ग्रंथों का उल्लेख भर किया, लेकिन उन्हें वो उनके पद संग्रह करते हुए मिले, लेकिन जो मूल ग्रंथ थे कीर्तिलता या कीर्तिपता का ग्रियर्सन को नहीं मिले थे। हरप्रसाद शास्त्री को राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई थी। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहे, चौपाई, छप्पर, छंद, गाथा आदि छंदों में की गई। विद्यापति के अपभ्रंश की दो विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? दो महत्वपूर्ण हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है, वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। ज्यों ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तत्सम शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के तीन रूपों, पहला है पुरानी व्यापक काव्य भाषा। इसका ढांचा पुरानी शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। तो सिद्धों की भाषा कैसी थी? पुरानी व्यापक काव्य भाषा। सदुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसका प्रयोग किया। सिद्धों ने पुरानी व्यापक काव्य भाषा का प्रयोग किया और नाथों ने सदुकड़ी का। शारंगधर और विद्यापति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा। इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों का प्रयोग का घटता हुआ संकोच था। तो शारंगधर और विद्यापति ने कैसे भाषा का प्रयोग किया? जहां तत्सम शब्दों का प्रयोग निरंतर घटता रहा। प्रकरण तीन है हमारा देश भाषा का। तो मैं आप लोगों को प्रकरण 3 अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हमने ऊपर नोट किए हैं, पहले मैं वो पढ़ा देती हूँ। हीनयान सैद्धांतिक पक्ष केवल साधु सन्यासियों के लिए। महायान क्या है? व्यवहारिक पक्ष है आम जन के लिए। जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, उसमें हीनयान सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता था, जो केवल साधु और सन्यासी के लिए था। महायान व्यवहारिक पक्ष था, जो आम जन के लिए था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो चौपाई दोहे का पुराना प्रयोग। अगला कथन है रामकुमार वर्मा जी का। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, बौद्धों के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में जो देश की बदलती परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। मैंने तो इसको इससे याद करा कि सिद्ध साहित्य की रूपरेखा किसने तैयार की? रामकुमार वर्मा ने। काव्य की परीक्षा, अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काव्य की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। किसके विषय में कहा है? पृथ्वीराज रासो के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, महत्वपूर्ण है। आगे जब मैं क्या कहते हैं आपको जैन कवि पढ़ाऊंगी, तो मैं अभी वहीं बता दूंगी आपको। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, सिद्धों और नाथों की रचनाओं को उल्लेख करने के क्या कारण बताते हैं वे? अपभ्रंश भाषा के व्यवहार की परंपरा का समय दिखाने के लिए और निर्गुण भक्ति काल की प्रेरणात्मक पृष्ठभूमि दिखाने के लिए। तो शुक्ल जी सिद्धों और नाथों को जब स्थान नहीं देना चाहते थे अपने इतिहास ग्रंथ में, जब वो कहते हैं कि मतलब ये साहित्यिक नहीं है, तब भी उन्होंने क्यों इसका जिक्र किया है? तो उसके दो कारण हैं। पहला है कि ये दिखाने के लिए कि अपभ्रंश का व्यवहार कब से हो रहा है, और निर्गुण भक्ति काल में जो जैसे कबीर हो गए, इनकी भाषा की पृष्ठभूमि दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया है। बंगला में कृतिवास रामायण, तमिल में कम रामायण, तेलुगु में रंग रामायण और भास्कर रामायण महत्वपूर्ण नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी जनता की चित्रवृत्ति के निर्माण में सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी मानते हैं? महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक और धार्मिक। याद रखेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक और धार्मिक।
रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देश भाषा। विद्यापति ने देशी भाषा और भरत मुनि ने देश भाषा कहा है। सिद्ध ना तो शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं देते क्योंकि सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य है। इन दोनों वर्गों की रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य में सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा की नींव पड़ी। इस वजह से शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं देते। प्रकरण 3 और प्रकरण 4 हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगी ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी सजेशन आपको लगता है कि हमें मुझे ये पढ़ाना चाहिए या टेस्ट कैसे, जैसा भी हो आप लोग मुझे जरूर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।